संजय जी, अभी आप लोगों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है, मांग रखी है। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से नोटिस लगाई जा रही है, कमाई से मिल रही है और जो लोन वोन लेके बिल्डिंग बना दीजिए। लखनऊ के जो सभी विभाग है, चाहे वो अग्निशमन विभाग हो, चाहे वो लखनऊ विकास प्राधिकरण हो, चाहे वो आवश्यक परिषद हो, सभी विभाग व्यापारियों को नोटिसें देना शुरू कर दी। तो एक बहुत बड़ा विषय ये है कि इतना बड़ा अमला आज़ादी के 78 साल बाद भी अगर पूरी व्यवस्था ठीक से नहीं देख पाया और इतना बड़ा लखनऊ या इतना बड़ा प्रदेश बसता चला गया, तो ये कैसे हुआ? खरीदने वाले का भी दोष है, बनाने वाले का भी दोष है, बनवाने वाले का भी दोष है, विभाग का भी दोष है। अब इस समय दंडात्मक कार्रवाई की बजाय सुधारात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अलीगंज में जिस तरीके से अग्निकांड की घटना हुई थी, उसके बाद एलडीए और फायर विभाग के द्वारा व्यापारियों के प्रतिष्ठान पर नोटिस लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं व्यापारी लगातार लामबंद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय जी, अभी आप लोगों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है, मांग रखी है। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से नोटिस लगाई जा रही है, ये अनैतिक है। क्यों अनैतिक है? देखिए, सबसे पहले जो अलीगंज में अग्निकांड हुआ और उसमें 15 बच्चों की मृत्यु हुई, दुखद मृत्यु हुई। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल इस पे अपना शोक व्यक्त करता है, उन बच्चों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता है। निश्चित रूप से ये घटना पूरे लखनऊ को, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को झकझोर देने वाली है और सबके लिए बहुत दुख और शोक का विषय है। किंतु इस अग्निकांड के बाद पूरे लखनऊ के जो सभी विभाग है, चाहे वो अग्निशमन विभाग हो, चाहे वो लखनऊ विकास प्राधिकरण हो, चाहे वो आवश्यक परिषद हो, सभी विभाग व्यापारियों को नोटिसें देना शुरू कर दिए। और एक वरिष्ठ अधिकारी का लखनऊ विकास प्राधिकरण के बयान आया है कि मात्र 6% ही भवनों के नक्शे मानचित्र पास हैं, बाकी 94% के नक्शे नहीं पास हैं। तो एक बहुत बड़ा विषय ये है कि इतना बड़ा अमला आज़ादी के 78 साल बाद भी अगर पूरी व्यवस्था ठीक से नहीं देख पाया और इतना बड़ा लखनऊ या इतना बड़ा प्रदेश बसता चला गया, तो ये कैसे हुआ? इससे सब जगह जोनल अधिकारी हैं, हर जगह बीट इंचार्ज हैं, हर जगह एडीएम हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, सारे विभाग बने हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि ये इतने कानूनों के बाद, इतने अधिकारियों के बाद, इतने विभागों के बाद आखिर ये भवन बने कैसे? इसमें गलती किसकी है? अब बिल्डर ने कोई बिल्डिंग बना दी, और व्यापारी ने बिल्डिंग खरीद ली। मैं उनको भी क्लीन चिट नहीं देता। खरीदने वाले का भी दोष है, बनाने वाले का भी दोष है, बनवाने वाले का भी दोष है, विभाग का भी दोष है। लेकिन अब सुरक्षा सबसे प्रमुख है, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। एक एक व्यक्ति की जान बहुत महत्वपूर्ण है। किसी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए अब सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि सारे विभाग मिलकर के, व्यापारी मिलकर के, और ना केवल प्राइवेट बिल्डिंगें, सरकारी बिल्डिंगें भी, चाहे बैंक्स हों, चाहे वो सरकार का कोई भवन हो, सभी भवनों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। और जब एलडीए के अधिकारी खुद कह रहे हैं कि 94% लोगों के नक्शे नहीं पास हैं, तो ऐसे में अगर दंडात्मक कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से पूरे लखनऊ में एक अव्यवस्था हो जाएगी, लखनऊ पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब इस पर ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जो बिल्डिंगें बनी हैं और उनके स्वरूप में कैसे कैसे परिवर्तन होकर के वो व्यापारी या वो सरकारी भवन या प्राइवेट भवन जो भी हैं, वो किस प्रकार से अग्नि के उपाय उसमें कर सकते हो, अग्नि से बचाव के अपने उसमें उपाय कर सकते हो। दूसरी अन्य कोई दैवीय आपदा अगर आ सकती है तो उसके उपाय हम लोग कैसे कर सकते हो, इस पर चिंता करनी चाहिए। क्योंकि यदि अब केवल सीलिंग की कार्रवाई होगी या केवल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, तो एक तो प्रैक्टिकली इतनी बड़ी संख्या पे करना भी संभव नहीं है। दूसरा, यदि आप सील कर देते हैं, नोटिस दे रहे हैं, तो उसका क्रियान्वयन बिल्कुल वैसा संभव नहीं है। तो ऐसे में होगा क्या? जो लोगों ने करोड़ों रुपए की दुकानें खुली हुई हैं, प्रतिष्ठान बनाए हुए, उनके सामने रोजी रोजगार का संकट आ जाएगा। और हजारों बिल्डिंगों, 94% आप देखें तो हजारों बिल्डिंगें हो गई। हजारों बिल्डिंगों का मतलब हो गया कि लाखों लोग प्रभावित होंगे। 60 लाख की आबादी है। अभी तक जो बात सामने आ रही है, कितने व्यापारियों को नोटिस दी गई है और आप लोगों की तरफ से क्या नोटिस का कोई जवाब दिया गया है? अग्निशमन विभाग ने नोटिसें चस्पा भी की हैं, दी भी हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी नोटिसें दी हैं। और मुख्य रूप से अभी वो लोग, हमको लगता है कि कोचिंग को और इनको होटल्स को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, और इस पर होना भी चाहिए। इसमें कहीं कोई दो लाइन सुरक्षा, मैंने बताया कि सुरक्षा तो प्राथमिकता है। नोटिसों की संख्या की अगर बात की जाए तो मुझको लगता है कि सैकड़ों की संख्या में नोटिसें जा चुकी हैं, चाहे वो गोमती नगर हो, चाहे वो इंदिरा नगर हो। तमाम भाई, इंदिरा नगर में भी कल कुछ प्रतिष्ठान सील हुए हैं, होटल कुछ सील हुए हैं, पत्रकारपुरम पे भी कुछ भवन सील हुए हैं, कुछ बेसमेंट सील हुए हैं। तो सीलिंग भी हुई है और नोटिसों की कार्रवाई भी लगातार चल रही है। संजय जी, देखा जा रहा है लखनऊ में तमाम जो कोचिंग
संचालक हैं वो लोग भी अब इस बात के विरोध पर उतर आए हैं कि सिर्फ और सिर्फ कोचिंगों पर कार्रवाई, अधिकारियों के ऊपर बड़े आरोप लगा रहे हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ बात ये हो जाती है कि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, लेकिन अब जब कार्रवाई हो रहा है तो विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। तो इस स्थिति से निपटने के लिए, जैसे आपने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की, उन्होंने भी कहा कि व्यापारियों का अहित किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। तो इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से आप देखते हैं, कोचिंग संस्थान वालों और व्यापारियों वालों के लिए? देखिए, निश्चित रूप से बिना अधिकारियों की मिली भगत के इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन नहीं सकती। जो अधिकारी जिनके कार्यकाल में ये बिल्डिंगें बनी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि व्यापारी सबको सीधा लगता है, व्यापारी एक सॉफ्ट टारगेट होता है। तो ये सब लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए या शासन को दिखाने के लिए अपनी कार्रवाई तेज कर देते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या केवल निजी भवन में ये समस्या है? क्या सरकारी भवनों में ये समस्या नहीं है? क्या सुरक्षा के उपाय सब जगह चाक चौबंद है? अब इस समय दंडात्मक कार्रवाई की बजाय सुधारात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर अभी इन अधिकारियों की संपत्ति की जाँच कर ली जाए, जितने भी अधिकारी हैं, तो मैं जानता हूं कि समझ सकता हूं कि 2 या 3% को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ईमानदार तो सब जगह होते हैं, लेकिन 95-97% लोगों के पास आय से अधिक संपत्ति होगी। और ये संपत्तियां कहां से आई ये भी कुछ को बताने का वो नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, मेन रोड पर बन रही हैं। दूसरा, नीतियों में भी खामियां हैं। आज ग्लोबल मार्केट हो गई है। ग्लोबल मार्केट में जूते का शोरूम भी 4000 स्क्वायर फीट में बन रहा है। बेकरी के जो शोरूम बन रहे हैं, बेकरी जो दुकानें हैं, वो ज्वेलरी के शोरूम से ज़्यादा बढ़िया दुकानें बन रही हैं। ऐसे में ना आवास विकास परिषद ने, ना लखनऊ विकास प्राधिकरण ने, ना किसी अन्य प्राधिकरण ने, चाहे कानपुर विकास प्राधिकरण, कोई किसी प्राधिकरण ने अपनी कॉम्प्लेक्स में 2-2 हज़ार स्क्वायर फीट के, 4-4 हज़ार स्क्वायर फीट के शोरूम नहीं बनाए हैं। ना ही इन लोगों ने कोई ऐसी कॉमर्शियल मार्केट डेवलप की है जिसमें 2000 और 1000 और 4000 स्क्वायर फीट के शोरूम हो। तो ऐसे में जनता की आवश्यकता के अनुसार चीज़ें हो गई। अब उस जिस समय बन रही थी उस समय आपको रोकना चाहिए था, या उस समय आपको वैसी पॉलिसी लानी चाहिए थी। चीज़ें बनती जा रही हैं। अब ऐसे में जिसकी ज़िंदगी भर की पूंजी लगी है, तमाम लोगों के सामने समस्या ये कि 70-70 साल के हो गए, 80-80 साल के हो गए, अब विरासत में अपने बच्चों को क्या दे के जाएंगे, उनके साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। या जो व्यक्ति आज 50 साल का हो गया, उसके पास पूरे जीवन की पूंजी, अब दोबारा उसके पास इतनी क्षमता नहीं बचती कमाने की। तो ये एक यक्ष प्रश्न है कि ये बिल्डिंगें बनी कैसे, और अगर बनी है तो जिनके समय में बनी है उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो, और क्या अब दोबारा बनना बंद हो जाएंगी, या जो बिल्डिंगें सील हुई हैं तो सील होना क्या विकल्प है? सील होने से तो कुछ होगा नहीं भाई। आज सील हुई है, जैसे आप कोई घटना घटती है, सस्पेंड कर देते हैं, सस्पेंड करते बाद में बहाल हो जाता है। आपने सील किया, सील करने के बाद फिर खुल जाएगी, तो उससे होगा क्या? हो सकता है 2 महीने में खुले, हो सकता है 6 महीने में खुले। इसमें होना ये चाहिए कि प्रत्येक भवन की अलग अलग व्यवस्था है, प्रत्येक भवन की अलग अलग उसकी बनावट है। तो इसमें हम लोग को देखना ये चाहिए सरकार को कि एक तो कुछ छोटी सी धनराशि लेकर के उसको रेगुलाइज करने की पॉलिसी बनाए। जैसे मिक्स लैंड यूज़ अभी आया है, मिक्स लैंड यूज़ में उन्होंने 25% सर्किल रेट का रखा हुआ, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में लोग मिक्स लैंड यूज़ का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो सरकार को चाहिए, शासन को चाहिए कि नीतियाँ ऐसी बनाए जिसका क्रियान्वयन हो सके। साथ ही साथ जनता से भी मैं अपील करूँगा कि जान की कीमत सभी की है, एक एक व्यक्ति की जान की वैल्यू है। तो सब लोगों से उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ये अपील करता है, ये आग्रह करता है कि अपने प्रतिष्ठानों पर, अपने भवनों पर अग्नि से बचाव के उपाय रखें, दूसरे अन्य प्रकार के उपाय रखें, ताकि जो है कोई दुर्घटना घटे तो कम से कम हम लोग अपनी जान को बचा सकें और सभी की जान की रक्षा हो सके। ये प्राथमिकता सभी को होनी चाहिए, और सरकार की भी प्राथमिकता होनी चाहिए कि ये जो भवन बन गए हैं, इन भवन को कैसे सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सही करते हुए कैसे इनको सुधार की दिशा में ले जाएं और कैसे इनको रेगुलाइज करें। संजय जी, जिस तरीके से कार्यवाही की बात सामने निकल कर आ रही है, जिस तरीके से आप लोगों ने अपना मांग पत्र सौंपा है, इस पूरे प्रकरण को लेकर विभाग की तरफ से क्या आप लोगों को कोई संतोषजनक जवाब मिला है या नहीं मिला है? तो ऐसे समय में, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल का अगला कदम क्या होगा? देखिए, विभाग की तरफ से कोई आश्वासन अभी नहीं मिला, और विभाग के लोग भी बहुत प्रेशर में, क्योंकि इस बड़ी दुर्घटना के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया, माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी वहाँ पे विजिट किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वहाँ पे विजिट किया। तो ऐसे में ये अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए सीलिंग नोटिस और दूसरे प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा फिर वही कहना है कि अब हमको इस दिशा में, ये लखनऊ है या कानपुर है या सीतापुर, कोई भी शहर है या हमारा प्रदेश है, हमारा देश है, एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, खरीदने वाले की भी जिम्मेदारी है, बनाने वाले की भी जिम्मेदारी है, बनवाने वाले की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है कि कैसे करके आगे चीज़ों को, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था बनानी चाहिए कि सबका विन विन सिचुएशन रहे, ना जनता को परेशानी हो, ना किसी की जान को खतरा हो।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप व्यापारी नेता संजय गुप्ता थे। उनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से विभागों के द्वारा लगातार व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जा रही है, ऐसे में उन्होंने सरकार से मांग की है कि कार्यवाही दंडात्मक न होते हुए सुधारात्मक की जानी चाहिए। उन्होंने तमाम विकल्प भी बताए और उनका साफ तौर पर भी कहना है कि आग लगने की घटना से लोगों का नुकसान होता है, तो ऐसे में उन्होंने जनता से अपील भी की है। देखने वाली बात ये होगी कि व्यापार मंडल की इस बात को प्रशासन और शासन किस तरीके से देखता है और आने वाले समय में क्या कुछ होगा, ये तो समय बताएगा। सहयोगी जितेंद्र के साथ एशियन न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं नितेश मिश्रा।